नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी कोई भी गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कुछ केस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहां पर देखिए किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होंगे तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम ग्रुप 15 को कंसिडर करें, नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। इसका मीनिंग यहां पर जो रिपल्शन है वो अट्रैक्शन से ज्यादा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इसका रीजन क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो अदर मेंबर हैं फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स, उनके लिए नेगेटिव है लेकिन लो है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से थोड़े से ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए नेट अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, जबकि अदर मेंबर के लिए क्या है, नेगेटिव। नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव एक तो स्टेबल हाफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और दूसरा स्मॉल साइज की वजह से, जिसकी वजह से रिपल्शन स्लाइटली अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन के लिए क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। देखो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन से हैं, वैन डर वाल फोर्सेस हैं। और वैन डर वाल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो लास्ट के टू एलिमेंट हैं एंटीमनी और बिस्मुथ, ये दोनों एक तरीके से मेटल से बिलोंग कर रहे हैं। और मेटल में अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बिस्मुथ का साइज एंटीमनी से क्या है, बिगर है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एंटीमनी का। तो हम क्या देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप पहले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बॉटम में जाकर फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नीचे मेटल प्रेजेंट है। और मेटल में जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। नेक्स्ट एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप।
डेंसिटी डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो मास नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जितना मास में इंक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक मास भी और एटॉमिक वॉल्यूम भी, लेकिन मास में जितना इंक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम में कम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है एलोट्रोपी। व्हाट इज एलोट्रोपी? अगर एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करें लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। और सब्सटेंस की जो फॉर्म है उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। फास्फोरस में कई एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं, व्हाइट और येलो एक ही टाइप है, रेड, ब्लैक, स्कारलेट, वॉयलेट। तो फास्फोरस के 5 एलोट्रोप्स हैं। इन एलोट्रोप्स को हमें ध्यान रखना है, मेनली हम इन 3 एलोट्रोप के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ऐसे ही नाइट्रोजन में अल्फा, बीटा, गामा फॉर्म है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है। फास्फोरस के जो एलोट्रोप्स हैं, येलो, रेड एंड ब्लैक, इनको हमें डिटेल में स्टडी करना है। कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? जब किसी भी एलिमेंट के एटम ऐसे एटम से लिंक होते हैं जो उस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। द सेल्फ लिंकिंग property of an element to form long chain, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कैटेनेशन। नाइट्रोजन कैटेनेशन शो नहीं करता या बहुत कम कैटेनेशन शो करता है। इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज कैन फॉर्म p-p बॉन्ड। तो जो वैलेंसी रिक्वायरमेंट है वो 2 ही नाइट्रोजन एटम में फुलफिल हो पा रही है, तो उसको फर्दर लिंक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अदर मेंबर है जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ये कैटेनेशन शो कर रहे हैं क्योंकि ये p-p बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इनको फर्दर लिंक होना पड़ता है। हमने p4 की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें एक फास्फोरस फर्दर फास्फोरस से लिंक हो रहा है, वो अदर फास्फोरस से लिंक हो रहा है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, कैटेनेशन कहेंगे। लेकिन डाउन द ग्रुप जो कैटेनेशन का एक्सटेंट है वो डिक्रीज होता है क्योंकि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप ये कह सकते हैं फास्फोरस में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा इन कंपैरिजन टू आर्सेनिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है,
जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decrease down the group or nuclear attraction decrease down the group। oxidation state कोई भी एलिमेंट दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दो कंडीशन में हो सकती है, जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाए या फिर ये अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। मेटल के साथ -3 आयनिक स्टेट में मिल सकता है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -3 है। अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग दोनों जगह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अदर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप की हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ग्रुप 15 को कंसिडर करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। जब सिर्फ p इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो तो उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओनली p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, लोअर, +3, क्योंकि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है इन आउटरमोस्ट शेल। अगर आउटरमोस्ट शेल के S और P सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोथ NS एंड NP, NS और NP का मीनिंग क्या है, N रिप्रेजेंट कर रहा है आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +5। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ lower oxidation state increases while higher oxidation state decreases। जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो जो p इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से फार अवे जा रहे हैं, क्योंकि p की शेप कैसी होती है, डंबल होती है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार अवे जाते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मीनिंग जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, p इलेक्ट्रॉन। इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ns electron to participate in bonding increase down the group due to poor shielding effect of d and f electrons in inner shell। अगर आप सभी मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप नाइट्रोजन में देखेंगे इनर शेल में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद आप फास्फोरस का लिखें, वहां पर भी कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप फर्दर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उस केस में इनर शेल में डी इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको पता है जो डी की शेप है वो डंबल टाइप की है। इसका मीनिंग जो न्यूक्लियस है वो एस इलेक्ट्रॉन को इजिली विजुलाइज कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे इनर शेल में बहुत सारे डी और एफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनएस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एनएस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फीयर न्यूक्लियस के क्लोज है। तो एनएस इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एनएस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं N+3 P+3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है? आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, लोअर है या हायर है। आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर सिर्फ p इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में हम उसे कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। N+5 और P+5 में से N+5 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है। फॉर एनी एलिमेंट +5+3 से ज्यादा स्टेबल होगी। आप ये कह सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगी। इसका रीजन क्या है? यहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, लेकिन ये हर केस में वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट एलिमेंट इन द ग्रुप। ग्रुप 15 का जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? बिस्मुथ। बिस्मुथ +5 और बिस्मुथ +3 में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? बिस्मुथ +3, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके इनर शेल में, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी है
उसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बिस्मुथ +3 ज्यादा स्टेबल है बिस्मुथ +5 से। तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है।